हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जिसको दिया है जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। यह त्रिआयाम क्या होता है? पहले हम तीन आयाम क्या है। आयाम का मतलब एक होता है पहलू या दृष्टिकोण, यानी बुद्धि जो है तीन पहलुओं के आधार पर वह कार्य करती है। इन्होंने इन तीन पहलुओं को जो है 120 कारकों में विभाजित करके बताया है कि वास्तव में 120 कारक तीन पहलुओं के अंतर्गत कार्यशील करता है, कार्यशील रहता है, यानी अपनी क्रियात्मक गतिविधि, अपनी प्रत्येक गतिविधि को तीन आयामों के अंतर्गत 120 प्रकार से वह क्रियाशील रहता है, या प्रदर्शित करता है, या बताता है, समझाता है, नियंत्रित करता है, संचित करता है, इत्यादि गतिविधियां संपादित करता है। किसने बताया? जेपी गिलफोर्ड महोदय। जैसे त्रिआयाम का मतलब, जैसे आप लोग 3 डायमेंशनल आप पढ़ते होंगे, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों लिया जाता है। उसी तरह से इन्होंने तीन आयाम के आधार पर, तीन दृष्टिकोणों के आधार पर, तीन प्रमुख प्रक्रियाओं के आधार पर बुद्धि 120 कारकों के अंतर्गत क्रियाशील रहती है। कहीं कहीं मैंने 150 भी पढ़ा है, तो कहीं कहीं 120 भी पढ़ा है। अब जो भी हो, मैं इस वीडियो के अंतर्गत 120 जो कारक उन्होंने बताए हैं, 120 कारकों को तीन दृष्टिकोणों से कैसे बुद्धि कार्य करती है, उसको जो बताया है उसको मैंने समझाने का आपको मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे कोई भी विषय वस्तु होती है, कोई भी मैटर होता है, वह व्यक्ति के सामने इन्हीं 4 तरीक़ों से आता है सामने। या तो वह चित्रात्मक हो, उसका कोई निश्चित रंग रूप आकार हो, या वो संकेत हो, विभिन्न प्रकार के जो संकेत किए जाते हैं, जैसे हम लोग इशारा करते हैं कि चलना है, बैठना है, ऐसे ऐसे आओ जाओ, जो भी है संकेत हो। या तो वह शब्द हो, शब्द में ज्ञान, व्यवहार, निर्देश कुछ भी हो सकता है। या वह व्यवहार हो, यानी किसी संबंध का व्यवहार हो, या व्यवहार के अंतर्गत जो कार्य करना पड़ता हो। यानी इन्हीं तीनों प्रकार से कोई भी चीज़ या संसार की जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं बुद्धि से संबंधित, इन्हीं 4 प्रकार से आपके मस्तिष्क में आती है। जब ये 4 प्रकार से आती है तो मस्तिष्क करता क्या है, उसको उन्होंने दूसरी अवस्था बताया, संक्रियात्मक। पहली अवस्था है विषय वस्तु, दूसरी क्या है? संक्रियात्मक। संक्रियात्मक के अंतर्गत यदि वह अब दिमाग उस पर काम कैसे करता है, जैसे अगर वो कोई शाब्दिक आया, यानी कोई नया ज्ञान है, तो वो अगर ज्ञान है तो वह ज्ञान के रूप में उसको एडाप्ट करेगा। यदि कोई पहचान है, इस चित्र है, तो स्मृति के रूप में उसको याद रखेगा, दिमाग उस पर कार्य करेगा। और वह अगर कोई पहले की समस्या सामने आती है, यानी कोई पहले का व्यवहार आता है, तो वो उस पर जो है पुराने तरीके से वह विचार करना शुरू कर देगा। यदि कोई नया चीज़ आता है तो उस पर गैर परंपरागत नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर देगा। यदि कोई वही सी चीज़ से मिलती जुलती चीज़, जैसे कोई विद्यार्थी आए 2, एक पढ़ने में कमज़ोर है, एक पढ़ने में तेज है, तब वह क्या करेगा? वह दिमाग अपने अंदर जो कार्य करना शुरू करेगा, मूल्यांकन के आधार पर दिमाग अपने दिमाग के अंतर्गत वह कार्य करना शुरू करेगा। फिर क्या करेगा? यदि ये हो गया, अब इसके बाद क्या करता है दिमाग? आपको कुछ निर्णय बताता है कि आपको करना क्या है, कोई व्यक्ति करेगा क्या। अब देखिए इसमें होता क्या है ये, कि जैसे कोई भी चीज़ आया, मान लीजिए कोई चित्र आया, कोई स्वरूप आया आपके सामने, उस विषय को आप जानते हो, उस विषय में क्या करते हो? आप जानते हो। तो वह आपके आकर के, अगर पहले से वो बिल्कुल नया है, तो वह अलग दिमाग बताएगा कि ये चीज़ नई है। यदि वो चीज़ पहले से मिलती जुलती है, तो उस पहले वाली मिलती जुलती संबंध को ले जाकर के एक तरफ बना देगा। कि जैसे आपने 4 पैर वाला जानवर देखा, साइन के माध्यम से बताया कि 4 पैर वाला जानवर है, तो आपके अंदर दिमाग में बताएगा कि नहीं, ये सब 4 पैर वाले जानवर हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें, कोई चीज़ आपने शब्द से सुना, शब्द से आपने किसी चीज़ को, ज्ञान को ग्रहण किया। अगर मान लीजिए ज्ञान को ग्रहण किया, तो शब्द से पता चला कि वह बहुत अधिक ज्ञानी है। अब वह बहुत अधिक ज्ञानी है, तो उसका जो है एक अलग ही दिमाग में आपको संचित हो जाएगा, एक इकाई के रूप में वो अलग स्टोर हो जाएगा। यदि वह किसी से मिलता जुलता ज्ञानी है, तो उसी से वर्ग में, वर्ग का मतलब होता है किसी गुण विशेष के आधार पर समानता जो रखता हो, तो उसे वर्ग कहते हैं। अगर वह किसी से मिलता जुलता ज्ञानी है, तो उसी वर्ग में आकर के संचित हो जाएगा। यदि वह कोई जरूरी व्यवहार के लिए वो चीज़ सामने आई है, तो आप निहितार्थ मतलब उसका उपयोग आप समझ जाएंगे।
उपयोग को बताना, उसका उपयोग करना आप सीख जाएंगे, या दिमाग आपको बताएगा कि इस चीज़ का यह उपयोग है। तो कहने का हमारा प्रत्यावर्तन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम सीखे हुए, जैसे आप साइकिल सीखे हुए हैं, साइकिल क्या है, व्यवहार में अपने साइकिल सीखा है, व्यवहार में अपने साइकिल सीखा है। अब साइकिल को आपको चलाने का अच्छे ढंग से याद है, स्मृति आपको प्राप्त है साइकिल चलाने की। अब क्या होगा, आपको बुलेट चलाना हुआ तो यह मस्तिष्क बताएगा, प्रत्यावर्तन उस योग्यता का दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट करेगा, दूसरे क्षेत्र में प्रयोग कर देगा। तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जैसे मैं साइकिल चला लेता हूँ वैसे बाइक भी चला लूँगा। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है पहली सीखी हुई चीज़ों का दूसरे क्षेत्रों में या मिलते जुलते क्षेत्रों में या कुछ नवीन क्षेत्रों में प्रयोग करना। तो यह भी दिमाग आपको बताएगा कि नहीं करना है कि नहीं। अब प्रणाली, जैसे आपने कोई कार्य किया, व्यवहार में आपने कोई व्यवहार में कार्य किया और वह कार्य आपको ये पता चला कि नहीं इसके समान, अपने दिमाग में जैसे ही कोई व्यवहार देखा आपने, वह दिमाग में आया, आपने चिंतन किया कि अरे ऐसे मैं तो कर लूँगा, जैसे ही ये कर लूँगा वैसे ही आपका होता है एक प्रणाली, यानी कार्य का जो सिस्टम है तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये ऐसे ऐसे होता है। कहने का मतलब ये 4 प्रकार से विषय वस्तु आपके दिमाग में आती है, इस पर दिमाग 5 प्रकार से विचार करता है, उस पर कार्य करता है, उसके मथता है, फिर उसके बाद इन 6 प्रकार में से कोई भी प्रकार के रूप में आपको जो है वह नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, बताता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उसका क्या उपयोग है क्या नहीं। ये दिमाग जो है आपको बताना शुरू करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 4 ए भी मस्तिष्क की क्रिया हुई, 5 ए भी हुई, 6 ए भी हुई, कुल मिला के 4 5 20, 20 छक्का 120, 120 प्रकार के कारकों के आधार पर बुद्धि 3 बीमाओं के आधार पर, 3 प्रक्रियाओं के आधार पर, 3 प्रोसेस के आधार पर कार्य करती है। अगर हम बात करें कारक की तो बुद्धि 120 कारक के आधार पर कार्य करती है। अगर हम बीमा की बात करें तो ये 3 आयाम, 3 तरीकों से बुद्धि आपस में संक्रियात्मक होकर के, क्रियाशील होकर के वह किसी कार्य को कराती। तो आइए एक बार थोड़ा सा इसको याद करने का भी मैं बात बता देना चाहता हूँ। जैसे चित्रात्मक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक, इसको याद करना है तो सब्यसाची, सभ्य का मतलब हो गया शाब्दिक, व्यय का मतलब होगा व्यवहारिक, स का मतलब हुआ सांकेतिक, ची का मतलब हुआ चित्रात्मक। तो इस प्रकार से आप याद सकते हैं सब्यसाची। इसमें क्रम आगे पीछे आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है शब्द के माध्यम से आपके दिमाग में आ सकती है, विचार के रूप में आ सकती है, व्यवहार के रूप में आ सकती है, संकेत के रूप में आ सकती है, वो कोई निश्चित आकार इत्यादि चित्र के रूप में भी आ सकती है। उसी तरह से अगर एक मस्तिष्क जो कार्य करता है इन विषय वस्तु के आधार पर, उसमें मस्तिष्क की जो प्रक्रिया चलती है उसे भी आराम से संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से जुड़ी हुई कार्य कर सकता है। स्मृति पुरानी यादों से, परंपरागत चिंतन पुराने तरीके से समस्या का समाधान खोजना, गैर परंपरागत नए तरीके से समस्या का समाधान खोजना। गैर परंपरागत जो वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जो महान ज्ञानी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनका गैर परंपरागत चिंतन होता है जो एक कोई नई चीज़ देता है। मूल्यांकन किसी चीज़ के महत्व संबंधी हो सकता है। तो इसको भी याद करने के लिए एकदम सरल शब्द है। मुँह गैस सब मतलब मूल्यांकन, गैर परंपरागत, स्मृति, संज्ञान और प का मतलब परंपरागत चिंतन। इस प्रकार से इसे भी आप याद रख सकते हैं आराम से। उसी तरह से अगर हम जो उत्पाद है, यानी हम उन बुद्धि के माध्यम से कैसे हम अपने लिए प्रयोग करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद के अंतर्गत भी उन्होंने बताया कि बुद्धि 6 प्रकार की अपनी क्षमता या कारक प्रदर्शित करती है, जिसमें इकाई मतलब अगर कोई नया ज्ञान है तो नए रूपों में संचित होगा, अगर किसी से मिलता जुलता है तो किसी समूह के रूप में दिमाग में संचित होगा। संबंध, कोई नया संबंध, व्यवहार, क्रिया इत्यादि सीखते हैं तो नए संबंध के रूप में। कोई कार्य की प्रणाली आप सीखते हैं, प्रोसेस, किस स्टेप में क्या करना है, तो वह प्रणाली के रूप में दिमाग आपको बताएगा कि इस तरह से करना है। उसी तरह प्रत्यावर्तन, पुरानी सीखी हुई चीज़ों को नई चीज़ों में कैसे प्रयोग करेंगे, प्रत्यावर्तन बताता है। निहितार्थ, जो चीज़ हम पहले सीखे हैं या नई चीज़ सीखे हैं उसका क्या उपयोग होगा, इसको बताता है। तो इस प्रकार से इनको भी याद करने के लिए सिंपल सा शब्द है ईवस प्रपत्ययनी, यानी इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, निहितार्थ। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन 4 प्रकार से हमारे जीवन में गतिविधियां हमारे सामने उपस्थित होती हैं, जिस पर मस्तिष्क इन 5 प्रकार से कार्य करता है और इसी
5 प्रकार की गतिविधियों को मस्तिष्क 6 प्रकार के उत्पाद का या उपयोग का या उसके स्वरूप का व्यक्तिगत रूप से मानसिक के अंदर निर्धारित करता है कि आपको उस संबंध में क्या करना चाहिए या आपके संबंध में आपकी क्या भूमिका है, इसको निर्धारित करता है। इस प्रकार से विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, पहले सामान्य उपस्थित ये होगा, दिमाग के अंदर यह काम करेगा और व्यवहार के अंदर इसको प्रस्तुत करेगा दिमाग। इस प्रकार से कुल 120 प्रकार से बुद्धि 3 आयामों के अंतर्गत विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद के अंतर्गत अपनी गतिविधि को प्रदर्शित करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जीपी गिलफोर्ड ने इन 3 आयामों के आधार पर 120 कारकों का किस प्रकार से बुद्धि की प्रक्रिया चलती है, बुद्धि व्यक्ति को व्यवहार में, उत्पाद का मतलब होता है एक प्रकार से आउटपुट देती है, निर्णय देती है क्या करना है, उत्पाद के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है, इसे आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।